आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में झांकने वाले हैं जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक तो कहा जाता है, लेकिन जिनकी पहचान दुनिया के साहित्य में कहीं गुमनाम सी है। ये एक पहेली जैसी बात है ना? तो चलिए आज इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल सीधा है, कौन थे वो शख्स जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता था, और आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक पूरी भाषा की नींव रखने वाले इंसान को दुनिया भर में वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। ये सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं है, बल्कि ये भी बताता है कि हम साहित्य को कैसे देखते और परखते हैं। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये शख्सियत आखिर थी कितनी अहम। हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की, एक ऐसा नाम जिसने हिंदी साहित्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनका जीवन बहुत छोटा था, दुखद रूप से छोटा, सिर्फ 35 साल। लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में उनका काम इतना बड़ा था और इतनी तेजी से फैला कि उसका असर आज भी महसूस होता है। सोचिए, उन्होंने अपनी पहली पत्रिका महज 18 साल की उम्र में निकाल दी थी। जी हां, सिर्फ 15 साल। अपने साहित्यिक जीवन के इस तूफानी दौर में उन्होंने न सिर्फ लिखा, बल्कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पूरी नींव रख दी। ये किसी एक इंसान के लिए एक असाधारण, सच में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, अरे वो तो अपने आप में एक पूरा साहित्यिक आंदोलन थे। उन्होंने गद्य यानी प्रोज लिखने के लिए पुरानी काव्यात्मक ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली को आगे बढ़ाया, वही सीधी सरल हिंदी जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने नाटक, निबंध, पत्रकारिता जैसी नई विधाएं शुरू कीं, और इतना ही नहीं, अपने आसपास लेखकों का एक पूरा समूह खड़ा कर दिया जिससे भारतेंदु मंडल कहा गया। लेकिन अब आती है कहानी में असली दिलचस्प बात। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भारतेंदु विरोधाभासों से भरे हुए थे। उनकी शख्सियत सीधी सपाट नहीं थी, बल्कि कई परतों वाली थी, और यही बात उन्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाती है। देखिए, एक तरफ तो वो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की शान में कविताएं लिखते थे, जो उस वक्त के हिसाब से शायद जरूरी भी रहा हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने नाटकों और लेखों में वो अंग्रेजी राज में भारत की गरीबी और शोषण का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देते थे। वो एक बहुत ही महीन धागे पर चल रहे थे, साम्राज्य के प्रति वफादारी और एक नई राष्ट्रीय चेतना के बीच। और उनका ये व्यंग कमाल का था। इस पहेली जैसी कविता में वो कहते हैं, वो अंदर ही अंदर तो सारा रस चूस लेते हैं, पर बाहर से तन मन धन की बड़ी तारीफ करते हैं। बातों में बड़े तेज हैं। कौन है वो? दोस्त अंग्रेज, ब्रिटिश अधिकारियों के दोहरे चरित्र पर इससे तीखा तंज और क्या होगा। यह विरोधाभास सिर्फ राजनीति में नहीं था, भाषा को लेकर भी था। गद्य के लिए तो उन्होंने खड़ी बोली को बढ़ावा दिया, उसे स्टैंडर्ड बनाया। लेकिन जब कविता लिखने की बारी आई तो वो अपनी जड़ों यानी पारंपरिक और मीठी ब्रज भाषा की तरफ ही लौट गए। शायद उन्हें लगता था कि खड़ी बोली अभी कविता के नाजुक भावों के लिए तैयार नहीं है। और ये फर्क सिर्फ सोच में ही नहीं, उनके रहन सहन, उनकी छवि में भी साफ दिखता था। उस दौर के दूसरे सुधारक जहां सूट बूट पहनकर अंग्रेजों जैसे दिखना चाहते थे, वहीं भारतेंदु शानदार मुगल अंदाज के कपड़े पहनते थे, लंबे घुंघराले बाल रखते थे और पान के बेहद शौकीन थे। वो अपनी परंपराओं में रचे बसे एक आधुनिक इंसान थे। ये एक लाइन उनके पूरे फलसफे को बयां कर देती है। वो एक बहुत अमीर परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी दौलत साहित्य, थिएटर और लोगों की मदद में लुटा दी। उनका मानना था कि पैसा तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं, बल्कि कला और समाज को सींचने के लिए होता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं और अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भारतेंदु हरिश्चंद्र विश्व साहित्य में एक गुमनाम नाम क्यों रह गए। तो इसकी वजह कई हैं, और सच कहूं तो ये वजह भारतेंदु के बारे में कम और वर्ल्ड लिटरेचर की हमारी अपनी समझ के बारे में ज्यादा बताती हैं। पहली बात, उन्होंने अंग्रेजी में नहीं लिखा। दूसरी, उन्होंने कोई उपन्यास नहीं लिखा जिसे अक्सर विश्व साहित्य का पैमाना मान लिया जाता है। उनकी असली प्रतिभा तो व्यंग्य और रूपक जैसे स्थानीय फॉर्म्स में निखरी, जिनका दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना और समझना मुश्किल होता है। दरअसल दिक्कत विश्व साहित्य की परिभाषा में ही है। ये परिभाषा अक्सर यूरोप केंद्रित रही है, जो उपन्यास जैसी कुछ खास विधाओं और अंग्रेजी अनुवाद को ही तवज्जो देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा काम इसी संकरी परिभाषा को एक जोरदार चुनौती देता है। तो फिर उनकी विरासत से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक यह है कि उनकी कहानी हमें उन ताकतवर स्थानीय बौद्धिक परंपराओं को देखने पर मजबूर करती है जिन्हें अक्सर दुनिया के बड़े मंच पर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
ये हमें याद दिलाता है कि महान साहित्य सिर्फ अंग्रेजी में या उपन्यासों में नहीं लिखा जाता। तो आखिर में भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। हम साहित्य को कैसे देखते हैं? किनकी कहानियों को विश्व साहित्य में जगह मिलती है? कौन सी आवाजें सुनी जाती हैं और कौन सी अनसुनी रह जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये तय कौन करता है